हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर नीति बंसल। और बच्चों, हम ये लेक्चर सीरीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो ये आपकी लेक्चर सीरीज है, इसका ये आपका तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो लेट्स सी कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रिव्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स बच्चों जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 बेसिक प्रिंसिपल्स उसके आते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और तीसरा आता है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट इज इट्स बेसिक कंसेप्ट एंड दीज 3 डिफरेंट कंसेप्ट्स। ये तीनों कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, डी ब्रोगली कंसेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंसेप्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या एक्चुअली। तो बच्चों, जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है ना हमारी, इट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम्स अंडर मोशन। मतलब हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत बच्चों हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो केवल लार्ज सिस्टम्स, जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स होते हैं, उन्हीं के मोशन को ऑब्जर्व कर सकती है। लेकिन हमको क्या चाहिए, देयर आर हमने पढ़ा एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए, उनके मोशन को स्टडी करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक फेल्स टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इंक्लूडिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ पार्टिकल्स पे जाते हैं, वहां पे मेरी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है उसके मोशन को डिस्क्राइब करने में। ठीक है, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो जैसे कि आप देख सकते हो, क्वांटम मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन एंड इंटरैक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स मैथमेटिकली। मतलब जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब के मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए जो साइंस हमने यूज की, जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, इट इज अ साइंस ऑफ स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इसीलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को कहते हैं दैट इट इज अ साइंस ऑफ स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। उसके बाद हमारा पहला प्रिंसिपल आता है डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या है। तो डी ब्रोगली बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि मैटर वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। और कब सजेस्ट किया, इन 1924। इन 1924 ही गेव अस द डी ब्रोगली कंसेप्ट, जो कि मैं आपको बताती हूँ है क्या एक्चुअली। उन्होंने कहा, देखो ये पहले से तय था कि जो वेव्स होती हैं हमारी, वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती हैं। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट सिंस वेव्स एग्जिबिट पार्टिकल लाइक बिहेवियर, पार्टिकल्स शुड बी एक्सपेक्टेड टू शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज। मतलब अगर हमारी वेव्स पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती हैं तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा। मतलब जो हमारा पार्टिकल है वो भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करना चाहिए। ठीक है, तो द हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोगली was the existence of wave particle duality principle। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल, जिसका मतलब है कि जो हमारी वेव है वो पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो कर रही है, तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा। मतलब जो मेरा पार्टिकल है वो वेव लाइक बिहेवियर, वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल। अब ये जो मैं पार्टिकल पार्टिकल बार बार बोल रही हूँ, इन पार्टिकल्स का मतलब क्या है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, दे शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज। ये सभी हमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल, ओके, कौन कौन से पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव पैकेट, ओके, विच इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव, ठीक है। तो डी ब्रोगली का कंसेप्ट बेसिकली हमें क्या बताता है, डी ब्रोगली का कंसेप्ट है वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल, जो हमें कहता है कि अगर मेरी वेव पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो कर रही है तो मेरा पार्टिकल भी वेव लाइक बिहेवियर या वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि वेव और पार्टिकल के बीच में ये क्या रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। तो देखो बच्चों, अगर ये मेरी एक वेव है इस तरीके से और ये है मेरा पार्टिकल, ठीक है, तो जो मेरा पार्टिकल है वो भी मेरी वेव लाइक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं कि ये जो मेरा पार्टिकल है ये m मास का है, ऑफ मास m, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से मेरी जो ये वेव है कुछ इस तरीके की मेरी वेव है, एनी रैंडम वेव, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इस वेव की वेवलेंथ पता करना चाहूं तो वेवलेंथ के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू v। ये क्या है, v वेलोसिटी विद विच दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है ना। तो ये जो वेव है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ये पार्टिकल बिहेवियर शो कर रही है, ठीक है। Its wavelength is given by lambda equals to h. H is the Planck's constant, whose value is 6.63 into 10 power minus 34 joule second. ठीक है, m is the mass of particle and v is the velocity of particle. तो देखो, जैसे कि मेरी ये वेव है ये पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो कर रही है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू h Planck's constant डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो उसी तरीके से जो मेरा ये पार्टिकल है ऑफ मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v, ये भी मेरा वेव लाइक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, वेव लाइक मोशन शो करेगा। तो अब हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है p दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो इट आल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट h अपॉन द मोमेंटम p, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिल जाती है और डी ब्रोगली कंसेप्ट यहाँ हमारा खत्म होता है, ठीक है बच्चों। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट में बेसिकली हमने क्या देखा कि जो वेव है और जो पार्टिकल है उसमें एक डुअलिटी प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है कि जैसे कि वेव हमारी पार्टिकल बिहेवियर शो करती है वैसे ही हमारा पार्टिकल जो है वो वेव प्रॉपर्टीज शो करेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट के बाद आपका नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, हाइजेनबर्ग फिर से एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने दिया एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन 1927, ओके, इट वाज गिवन बाय वर्नर हेंसबर्ग। तो हाइजेनबर्ग जो है प्रिंसिपल दैट इज आल्सो कॉल्ड इनडिटरमिनेसी प्रिंसिपल। तो ये जो वर्ड्स हैं क्या आप इनसे कुछ समझ पा रहे हैं, अनसर्टेनिटी, इनडिटरमिनेसी, क्या मतलब हुआ। अनसर्टेन, अगर मैं कहूं कि कोई इवेंट है उसके होने की संभावना प्रोबेबिलिस्टिक है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अनसर्टेन है, वो सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो होगा ही होगा। लाइक मैं कहती हूँ कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो दैट इवेंट बारिश होना दिस इज अनसर्टेन, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जिसके बारे में आप एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते विद एक्यूरेसी, उसके बारे में आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं केवल, तो दैट इज कॉल्ड अनसर्टेन, समथिंग विच इज अनसर्टेन, ओके। तो ऑल्सो दिस थ्योरी अप्लाइज टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है ना। और ये थ्योरी बेसिकली क्या कहती है, इट डिस्क्राइब्स प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्विंग एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ इसका रिलेशनशिप भी डी ब्रोगली के साथ ही हम जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि डी ब्रोगली ने कहा, क्या कहा कि हर एक पार्टिकल वेव लाइक प्रॉपर्टीज या वेव लाइक बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। तो मतलब
जो पार्टिकल है ऑफ मास m, इट विल मूव विद वेलोसिटी v एंड इट विल एग्जिबिट अ वेव लाइक मोशन। तो जब वो वेव लाइक मोशन शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, तो क्या उसकी पोजीशन का किसी वक्त पे एक्यूरेटली पता लगाना पॉसिबल है? नहीं है। दैट्स पोजीशन, इट्स एनर्जी, इट्स मोमेंटम एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम विल बी डिफरेंट, कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग होगा। तो यहां से आया हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है, पहला स्टेटमेंट देखिए, the first statement of uncertainty principle is that it is impossible to simultaneously describe with absolute accuracy the position and momentum of a particle। ठीक है, तो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एब्सोल्यूट पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन और उसका मोमेंटम एक्यूरेटली पता लगाना नामुमकिन है। ठीक है, इट इज अनसर्टेन। उसका हम प्रोबेबिलिस्टिक एक व्यू तो दे सकते हैं कि ये इसकी संभावना है, क्या हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल का जो पोजीशन है, उसका जो मोमेंटम है वो ये होगा, बट उसको हम एक्यूरेसी के साथ डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है, इसीलिए मेरा वर्ड आया अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो पहली स्टेटमेंट है मेरी बच्चों, उसमें उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डेल्टा एक्स इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। जहां पे भी डेल्टा लगता है उसका मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो एच मैंने लिखा है इसके ऊपर एक कट लगा हुआ है, तो इस एच कट का मतलब क्या होता है? इस एच कट का मतलब होता है दिस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, और ये एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। ठीक है बच्चों, तो पहला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों को क्लियर है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम का एक्यूरेटली पता लगाना नामुमकिन है, इट इज अनसर्टेन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिस्क्राइब विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी क्या क्या? द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एंड द इंस्टेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल हैज दिस एनर्जी। मतलब हाइजेनबर्ग का दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल का इंस्टेंट एनर्जी जो होती है उसका पता लगाना और किस समय पे ये एनर्जी उस पार्टिकल में है, साइमल्टेनियसली इन दोनों चीजों का पता लगाना विद एक्यूरेसी इज इम्पॉसिबल। ओके, इट हैज सम प्रोबेबिलिस्टिक डिटर्मिनेशन, मतलब उसका हम अनुमान तो लगा सकते हैं लेकिन उसको एक्यूरेटली हम नहीं डिफाइन कर सकते, एक्यूरेटली हम उसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, सिमिलरली चेंज इन एनर्जी हो गया इनटू डेल्टा टी, वो इंस्टेंट ऑफ टाइम जिसपे ये एनर्जी पार्टिकल में एग्जिस्ट कर रही है, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट एंड दिस एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई वेयर एच इज माई प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन नॉट प्रॉपरली स्पीक ऑफ द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बट मस्ट लुक फॉर द probability of finding an electron at a certain position। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है एक साधारण भाषा में अगर हम कहें फिर से, तो वो क्या कर रहा है? वो एक्यूरेट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की या किसी भी पार्टिकल की नहीं बता पाता। वो क्या कहता है कि आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का अनुमान लगा सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर बता सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है, one of the important results of quantum mechanics is probability density function PDF। ठीक है, तो ये जो probability density function होता है, it can be obtained for a particle in certain environment and this function can be used to find the expected value of position, momentum and energy। तो ये जो दो तीन चीजों की हमने यहाँ पे बात करी, पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की एनर्जी और पार्टिकल का मोमेंटम, क्योंकि ये अनसर्टेन होते हैं
तो इनका पता हम एक्यूरेटली नहीं लगा सकते, केवल इनकी प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू पता लगाई जा सकती है। किस चीज की टर्म्स में? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के टर्म्स में। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब हमने दो चीजें कवर कर ली हैं, वी हैव कवर्ड डी ब्रोगली कंसेप्ट, ठीक है, और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो देखते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहती है। सबसे पहले देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली कंसेप्ट वेव पार्टिकल डुअलिटी एग्जिस्ट। मतलब डी ब्रोगली ने हमें क्या बताया था कि जो हमारा पार्टिकल है और जो हमारी वेव है उन दोनों के बीच में एक डुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि मेरी वेव पार्टिकल लाइक बिहेवियर शो करती है, वैसे ही मेरा पार्टिकल वेव लाइक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, ये बताया था डी ब्रोगली ने। देयरफॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रिस्टल कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय वेव थ्योरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, उसको मैं वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वेव थ्योरी के द्वारा उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैथमेटिकली। ठीक है बच्चों, दिस वेव थ्योरी इज डिस्क्राइब्ड बाय श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ठीक है, which was developed by Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger is the name of scientist who developed this Schrödinger's wave equation। और मैं आपको बता दूं ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और इसका डेरिवेशन बार बार रिपीटेडली आपके एकेटीयू एग्जाम्स में पूछा गया है, तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन इट्स डेरिवेशन। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको हम उसके दो वेरिएशंस हमारे पास आते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम दोनों वेरिएशंस का डेरिवेशन एक बार चेक कर लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, समझाऊंगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैं इसको शॉर्ट में SWE लिख रही हूं। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट से आप लोग क्या समझते हैं? कोई भी चीज जिसका टाइम के साथ डिपेंडेंस ना हो, टाइम पर डिपेंडेंस ना हो। ठीक है ना, देखिए इसकी हम शुरुआत करेंगे। आप लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है, किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आते हैं कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो टोटल एनर्जी E को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। थोड़ा सा अपने कंसेप्ट रिवाइज करें तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv²। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल V से। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए, आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू मोमेंटम P। ये हमने अभी लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया था फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ऊपर नीचे mm से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? मैंने इस वाली इक्वेशन में ऊपर नीचे mm से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या बना? m² v², या फिर लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर और नीचे बना 2m। और mv क्या है मेरा? mv है मेरा मोमेंटम p, तो मैं इसे रिप्लेस कर सकती हूँ मोमेंटम p से। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई? E इक्वल्स टू p² अपॉन 2m प्लस v। ठीक है, अब क्योंकि मैं वेव थ्योरी के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, किसको? अपने पार्टिकल के मोशन को वेव थ्योरी की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? अपनी इस इक्वेशन में
वेव फंक्शन जाई एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगी, E इंटू जाई एक्स, एनर्जी E इंटू जाई एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m जाई एक्स प्लस v इंटू जाई एक्स। ठीक है, जाई एक्स क्या है? दिस जाई एक्स इज वेव फंक्शन। ठीक है, और ये वेव फंक्शन क्या होता है? दिस वेव फंक्शन इज इक्वल टू e टू द पावर i के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आपने हाफ एम वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया, पोटेंशियल एनर्जी को v से रिप्रेजेंट किया। नाउ दिस mv इज इक्वल टू मोमेंटम p। तो यहाँ पे मोमेंटम p लाने के लिए हमने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई किया। ये इक्वेशन आपकी बन गई E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। अब वेव फंक्शन जाई x को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, because we are going to represent the particle motion with the help of wave theory। ठीक है ना? अब जाई एक्स की क्या वैल्यू होती है? जाई एक्स की ये वैल्यू होती है, हमें पता है। नाउ अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा? डेल बाय डेल एक्स ऑफ जाई एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म्स में, तो यहां पे आ जाएगा i इंटू के ई टू द पावर i के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या किया? आई हैव डिफरेंशिएटेड द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। एक और बार करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से अब जो ये वाली इक्वेशन आई उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं, तो डेल स्क्वायर जाई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर के स्क्वायर ई रेज टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो ये आई क्या है? आयटा। आयटा सब लोग जानते हैं, आयटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो आयटा स्क्वायर की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकती हूँ? -1 रिप्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, और दूसरी बात इस इक्वेशन से देखिए, ये जो टर्म है मेरी e टू द पावर i के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये किसके बराबर है? जाई एक्स के बराबर। तो इस पूरी टर्म की जगह क्या रख सकती हूँ मैं? जाई एक्स रख सकती हूँ यहाँ पे, आई स्क्वायर की जगह -1, आयाटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब बच्चा मेरा k क्या है यहाँ पे? तो k बच्चों क्या है? दिस k इज एक्चुअली इक्वल टू मोमेंटम p अपॉन h कट का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस k इज इक्वल टू p अपॉन h कट का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी, दिस मोमेंटम इज दिस वैल्यू k इज इक्वल टू p अपॉन h कट, नॉट स्क्वायर, दिस k इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन h कट। तो k की जगह आप यहां रख दें p अपॉन h कट, i स्क्वायर की जगह रख दें -1, और ये जो टर्म है लास्ट वाली e पावर वाली, उसकी जगह इसको जाई एक्स से हम बड़े आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? अब यहां पर देखें दोबारा, तो मेरी इक्वेशन बनेगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जाई एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच कट का होल स्क्वायर इंटू जाई एक्स। ठीक है, यहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगी पी स्क्वायर जाई एक्स की। तो देखो पी स्क्वायर
जाई एक्स कितना है मेरा, पी स्क्वायर जाई एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऑफ जाई एक्स। ठीक है, सिंपल रीअरेंजमेंट करके मैंने पी स्क्वायर जाई एक्स की वैल्यू फाइंड करी। अब इस पी स्क्वायर जाई एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने वाली हूं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, ई जाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर जाई एक्स प्लस वी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है V, ये भी x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आप ले रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं वी एक्स इंटू जाई एक्स। ठीक है, यहां तक हम पहुंचे। अब जरा इस इक्वेशन को हम फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये सारी टर्म्स हम इधर ले आते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये प्लस हो जाएगा जब इधर आएगा, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जाई एक्स प्लस ई माइनस वी एक्स, और कॉमन में आ जाएगा आपका जाई एक्स इक्वल टू 0। अब मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है। इस तरफ मैं इसको ले आई हूं, उस तरफ मैंने 0 छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमको, इस तरफ की जो इक्वेशन है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सारी टर्म्स को 2m अपॉन एच स्क्वायर के साथ। ठीक है, क्या कहा मैंने, इस इक्वेशन के सारे टर्म्स को आप 2m अपॉन एच स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2m अपॉन एच कट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जाई एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी एक्स इंटू जाई एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां पे जो मुझे ये मेरी इक्वेशन मिली, दिस इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है बच्चों, दिस इज माय टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो मुझे बताती है कि मैं अपने पार्टिकल को वेव थ्योरी से कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या अपने पार्टिकल के मोशन का जो एक बिहेवियर है उसको मैथमेटिकली वेव थ्योरी की टर्म्स में कैसे मैं इसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो बात की टाइम इंडिपेंडेंट की। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिस्कस टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने हैं, वो मैं आपको एक बार बता देती हूं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इनिशियल स्टेप्स वही रहेंगे बच्चों, क्या था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय V। ठीक है, अब हम टाइम डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इट विल बी अ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज t, तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में xt लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से वही चीज, पुटिंग p इक्वल्स टू mv, यहाँ पे m को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किया, और ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स टी। ठीक है, यहां तक हम वैसे ही चल रहे हैं जैसे अपनी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के साथ चल रहे थे। अब दोनों तरफ इस इक्वेशन में हमें वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है ना, तो वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो E ऑफ जाई एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m जाई एक्स प्लस v ऑफ एक्स टी
इंटू जाई एक्स। ठीक है, यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे, जाई एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, जाई एक्स की वैल्यू होती है ई रेज टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, पहले हमने क्या किया था, जाई एक्स जो हमारा वेव फंक्शन है उसको हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब की बार हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम टी। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ये क्या बन जाएगा, डेल बाय डेल टी ऑफ जाई एक्स इज इक्वल टू, अब देखो टाइम के साथ जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस आयोटा ओमेगा ई रेज टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। चेक करिए, यहां तक हम पहुंचे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पिछले टर्म्स में बताया था, पिछली डेरिवेशन में, के की वैल्यू क्या होती है, पी मोमेंटम अपॉन एच कट। ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होती है एनर्जी ई अपॉन एच कट। ठीक है, तो ओमेगा को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, एनर्जी ई अपॉन एच कट से। ये हो जाएगा डेल बाय डेल टी ऑफ जाई एक्स इज इक्वल टू ई अपॉन एच कट इंटू ई रेस्ट। अब देखो ये वाली टर्म फिर से क्या है, जैसे कि हमने पीछे देखा था, ये वाली टर्म क्या है, दिस टर्म इज इक्वल टू जाई एक्स। तो मैं इस टर्म को रिप्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे जाई एक्स से, और यहाँ पे है माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा को जब अगर आप ऊपर नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे आयोटा आ गया और ऊपर +1 रह गया। मेरा ऑब्जेक्टिव था यहां से मुझे निकालना था वैल्यू इसका, ई ऑफ जाई एक्स का। तो अब मेरे पास ई ऑफ जाई एक्स का क्या वैल्यू आ जाएगा बच्चों, आयोटा एच कट इंटू डेल बाय डेल टी ऑफ जाई एक्स। ठीक है, अब ये जो ई ऑफ जाई एक्स का वैल्यू मुझे मिला है, मैं इसे पुट करूंगी अपने इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में जब आप इसे पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी ऑफ जाई एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m जाई एक्स प्लस v ऑफ एक्स टी इंटू जाई एक्स। अभी इसमें एक पॉइंट और बचा है। ठीक है, यहां तक आ गए हम, यहां तक आपकी हो गई टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसमें जो पी स्क्वायर जाई एक्स की वैल्यू हमने पिछली इक्वेशन में निकाली थी उसको भी हमें यहाँ पे पुट करना है। तो हम देख लें एक बार कि पी स्क्वायर जाई एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी। देखो बच्चों, पी स्क्वायर जाई एक्स की वैल्यू हमने यहां से ये निकाली थी, माइनस एच कट स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ जाई एक्स। उस वैल्यू को हम वहां पे और पुट कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन कंप्लीट। तो यहां पे आप क्या रखोगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालने के लिए दिस इज आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी ऑफ जाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ जाई एक्स प्लस वी एक्स टी इंटू जाई एक्स। तो बच्चों ये जो मेरी इक्वेशन आई दिस इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, पी स्क्वायर जाई एक्स की वैल्यू जो मेरी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो पी स्क्वायर जाई एक्स की वैल्यू आई थी उसको उठा करके यहाँ डाल दिया। आपको अगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आए
तो आप पी स्क्वायर जायक्स की वैल्यू उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि हमने पहली इक्वेशन में कैलकुलेट की। कैसे कैलकुलेट होगी, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पी स्क्वायर जायक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, अपनी जो ये वेव फंक्शन थी इसे 2 बार डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। उसके बाद हमने k की वैल्यू को p अपॉन एच कट से रिप्लेस किया और यहां से मुझे मेरी वैल्यू मिली पी स्क्वायर जायक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी अपनी मिल गई विच इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है आज के लेक्चर में कुछ बहुत ही क्वांटम मैकेनिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, वो डेरिवेशंस डिस्कस की हैं जो आपके एकेटीयू एग्जाम्स में आती ही आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप कंसल्ट करके देख सकते हैं, उसमें डी ब्रोगली कंसेप्ट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, ये सब चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आप अब क्वांटम मैकेनिक्स वाला पोर्शन अच्छे से अपना तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ईके डायग्राम्स, एनर्जी वेव वेक्टर डायग्राम्स फॉर सेमीकंडक्टर्स। थैंक यू।